बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11। सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर है 6 जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस के लिए है, जिसका नाम है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मैं एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में आपको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा दिखेगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, काफी छोटा सा है कि न्यायपालिका जो है इसका अर्थ क्या है, सिंपल सा, तथा न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। अब देखिए, न्यायपालिका की संरचना को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना इसकी सफलता है, तो आपको इसकी पिरामिड रूपी संरचना की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि व्हाट इज जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका है क्या। तो देखिए, न्यायपालिका जो है, हमें पता है कि हमारे संविधान में जो शक्तियां वो 3 स्तर पे हैं। कौन कौन सी? एक तो है विधायिका, ठीक है, एक है फिर कार्यपालिका और एक फिर आती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो सरकार का वह अंग है जो शासन की रक्षा, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है, यानी कि कानूनों की रक्षा करता है, शासन की रक्षा करता है, उनकी जो उत्तरदायी है उनकी सर्वोच्चता जो है उसको सुनिश्चित करता है। किसी भी व्यक्ति या फिर समूह या फिर संस्था, उनके बीच जो वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनको कानून के अनुसार हल करना, ये किसका काम है? न्यायपालिका का। तीसरा पॉइंट देखेंगे, न्यायपालिका जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो। ठीक है, और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र जो है उसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति की यानी कि देश में कभी भी तानाशाही ना हो पाए, ये सुनिश्चित करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के प्रति, संविधान के प्रति और लोकतांत्रिक जो हमारी परंपरा चलती आई है उसके। तो आपको अर्थ समझ में आ गया। अब समझिए इसकी पिरामिड रूपी संरचना के बारे में। तो देखो भाई कि जो पिरामिड रूपी संरचना है, यानी कि इस तरह की संरचना है हमारी पिरामिड रूपी। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे जो केवल एक है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय एंड देन लास्ट में आता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सब कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पिरामिड रूपी संरचना में सभी जो न्यायालय हैं उनको कुछ अधिकार प्राप्त है, जिसमें सबसे ऊपरी पायदान पर है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे आता है उच्च न्यायालय और उसके नीचे आता है जिला न्यायालय और फिर सबसे नीचे पायदान पे है अधीनस्थ न्यायालय। अब इसे निम्नलिखित तरीके से हम समझ सकते हैं। तो कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक ही होता है, तो जितनी अदालतें हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने ही पड़ते हैं। ठीक है, ये जो है वो किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा किसी भी अदालत में चल रहा हो, वो अपने पास इसे अपना अधिकार का उपयोग करते हुए मंगा सकता है। यदि किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकते हैं, यानी कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे लगता है कि इस ए जो यहाँ पे मुकदमा चल रहा है ए न्यायालय में, ये सही नहीं कर रहा है, काम सही से नहीं कर पा रहा है, तो इस बी वाले पार्ट में इसको भेज देगा कि अब तुम इसका सही से निर्णय करो। ठीक है, ये कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जो रिट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी, यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो भी जारी कर सकता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि इससे नीचे के जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका तबादला कर सकती है। वहीं हम बात करें अगर उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय जो है निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है, यानी कि मान लीजिए जिला अदालत है या फिर अधीनस्थ जो न्यायालय है, इन पर जो अपील की गई है उस पर ये सुनवाई कर सकती है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकती है। राज्य के जो क्षेत्र अधिकार हैं, यानी कि एक राज्य में, हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 29। ठीक है, तो 29 राज्यों में से किसी भी राज्य की कोई सरकार, मान लीजिए यूपी में कोई हाई कोर्ट है, तो यूपी में हाई कोर्ट यूपी के क्षेत्र में जो भी मुकदमे दायर होंगे वो उनका निपटारा करेगी। अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय है, जैसे जिला अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम सब कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो इन अदालतों का वो क्या करते हैं? पर्यवेक्षण करते हैं और उसे नियंत्रण भी करते हैं। फिर आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला अदालत। तो एक जिले में जितने मुकदमे दायर होते हैं ये उनकी सुनवाई करती है। निचली अदालत में क्या होता है कि मतलब ये जो है अपनी निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है। कहाँ पर? अधीनस्थ न्यायालय की। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाती है। और वहीं बात करें अधीनस्थ न्यायालय की, तो उसमें फौजदारी और दीवानी। फौजदारी दीवानी का मतलब क्या है कि जमीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो अक्सर इसी न्यायालय में देखे जाते हैं, छोटे मोटे। ठीक है, तो अब एक चीज आप ध्यान से समझिए, ये एक सेकेंड,
हाँ, ये है एक पिरामिड। पिरामिड एक तरह से कह लीजिए कि त्रिभुज है। अब इसमें सबसे नंबर टॉप पे क्या आता है? हाई कोर्ट है हमारा। उसके नीचे क्या है? सॉरी, सबसे टॉप पे है हमारा सुप्रीम कोर्ट, नीचे है हाई कोर्ट, देन फिर है डिस्ट्रिक्ट एंड देन लास्ट है हमारा अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सब कोर्डिनेट। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका तबादला कर सकता है, मौलिक अधिकार के रिट जारी कर सकता है, वो हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, अपने से निचली अदालतों के जो फैसले उनको बदल सकता है। सेम चीज हाई कोर्ट करती है, सेम चीज डिस्ट्रिक्ट न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वोच्च न्यायालय आप याद कर लेंगे, फिर एक दो इनके अलग अलग से, तो उनको आप इजीली याद कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियरी एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, द प्रेमेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी इज इट्स सक्सेस एक्सप्लेन, यानी कि हाउ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर में मीनिंग ऑफ जुडिशियरी, कि जुडिशियरी की मीनिंग क्या है। देन उसके बाद जो प्रेमेडिकल स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देन आप हाई कोर्ट के बारे में लिखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन लास्ट सब कोऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो आपका ऐसे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा इजीली तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है हमें उनका वर्णन करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्र अधिकार हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी, अपीली, सलाह संबंधी, ये सभी क्षेत्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो मौलिक क्षेत्र अधिकार क्या होता है, इसे समझिए। तो देखो भाई, कुछ मुकदमों की सुनवाई जो होती है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, यानी कि मौलिक क्षेत्र अधिकार का उपयोग करके जो सर्वोच्च न्यायालय वो ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई वो स्वयं अपनी अदालत में सीधी कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसे इन मुकदमों को निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। केंद्र से संबंधित और राज्य व्यवस्था पर जो सवाल उठते हैं, जो मुकदमे उठते हैं, उनकी जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। साथ ही साथ वह केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां होती हैं उनकी व्याख्या करता है संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, यह अधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित विवाद में अंपायर की निर्णायक भूमिका निभाने में मदद करता है, यानी कि जो राज्य और तथा जो केंद्र इससे संबंधित जो सरकार है उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो कायदे कानून है, उनकी जब ये व्याख्या करता है संविधान के अकॉर्डिंग, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये एक निर्णायक भूमिका भूमिका निभाता है संविधान को अच्छे से लागू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। तो रिट यानी कि सिंपल सा बात है, रिट से संबंधित हो गए। तो मौलिक क्षेत्र अधिकार को उल्लंघन जब होता है किसी व्यक्ति के, तो वो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर देता है, अपने विशेष आदेश। ठीक है, उच्च न्यायालय कई प्रकार के रिट जारी कर सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय जो है वो कार्यपालिका को कुछ करने के लिए, यानी कि उसे रोकने के लिए भी कह सकती है, और कुछ नहीं करने का भी आदेश देती है। तो ये होता है रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। ये कब लागू किया जाएगा? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा। थर्ड है हमारा सलाह संबंध, यानी कि सलाह के संबंध में। तो केंद्र और राज्य व्यवस्था पर, ठीक है, उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां होती हैं उनके संविधान के अनुसार व्याख्या करता है। ठीक है, पहला तो इसने क्या किया, केंद्र राज्य के संबंध में सलाह मशवरा, ये हो गया। दूसरा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति है वो चाहता है कि कोई संविधान की व्याख्या में थोड़ी चेंज करवानी है संसद के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये एक प्रस्ताव भेज सकता है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी है वो उसे माने या ना माने। राष्ट्रपति इस विषय के द्वारा, यानी कि जो एक विधेयक जो विषय भेजा जाता है वो ये जानना चाहता है कि सरकार अपने कानूनों में न्यायपालिका की उपस्थिति को सुनिश्चित कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई विधेयक भेजा, बजट विधेयक, ठीक है, इसमें चेंज करना है थोड़ा सा, तो ये क्या गया, ये गया जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो हमारी जुडिशियरी है उसके पास। अब ये जुडिशियरी का एक राइट है कि वो चाहे तो इस बजट प्रस्ताव को स्वीकार करे या चेंज करे या ना भी करे, तो इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति ने इसे भेजा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी इस बजट में जो न्यायपालिका है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, तो ये है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। फिर आता है अपीली क्षेत्र अधिकार। अपीली सिंपल सा है, अपील से संबंधित होगा। तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, यानी कि हाई कोर्ट की जो फैसला है, ठीक है, उसके विरुद्ध चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो उसका उच्च न्यायालय होगा उससे उसे एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि ये जो अपील है वो सही है, ये अपील कर सकता है।
अपीली क्षेत्र अधिकार का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उससे कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। यानी कि जो भी अब मुकदमा आया है अपीली क्षेत्र अधिकार के तहत, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, पूरे मुकदमे पर 0 लेवल से उसकी जांच करेगा। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपनी निम्न अदालतों के फैसले को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनः पुनः जो है वो निर्णय ले सकता है। यानी कि अपीली क्षेत्र अधिकार से संबंधित आप क्या समझ गए कि पूरे मुकदमे पर स्वयं पुनर्विचार करेगा, साथ ही साथ वो निम्न अदालत के जो फैसले हैं उसे बदल सकता है और पूरी पूरी तरीके से निर्णय को भी चेंज कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के ये 4 क्षेत्र अधिकार हैं: मौलिक क्षेत्र अधिकार, डेट संबंधी क्षेत्र अधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार और अपीली क्षेत्र अधिकार। सिंपल सा। ठीक है, अब आ जाइए आगे इंग्लिश में, तो लिखेंगे डिस्क्राइब द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले ओरिजिनल, देन रिट, अपीलेट एंड एडवाइजरी। तो ये सारे आप लिख देंगे इसमें, जो जुरिडिक्शन है किसके, सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन एंड अपीलेट जुरिडिक्शन एंड लास्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में पूछा गया हमसे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के अंदर कौन कौन से विभिन्न जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं। यानी कि न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता को कैसे बनाया बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम योग्यता के बारे में। तो न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी व्यक्ति को वकालत का और कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे राजनीति का कोई ज्ञान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस उसे वकालत और कानून इसका अनुभव होना चाहिए। सेकंड है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। क्या प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी ले सकते हैं। जो न्यायाधीश हैं यदि उन्हें नियुक्ति करनी है तो वो चाहे तो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है अगर नया न्यायाधीश नियुक्त करना है तो उससे सलाह ले सकता है, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रावधान है उसकी पद की सुरक्षा के लिए। फिर है पद की सुरक्षा। तो कैसे कि न्यायाधीशों के पद को सुनिश्चित किया गया है ताकि इन्हें उनके पद से कोई हटा नहीं सके। ठीक है, और अगर हटाना भी है तो वो प्रक्रिया काफी जटिल है। कैसे हटा सकते हैं, यदि अतिक्रमण और अयोग्यता, अतिक्रमण यानी कि संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं करता है, अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर कार्य करता है, वो अयोग्य साबित होता है बाद में यानी कि फर्जी तरीके से बन गया, तो इस आधार पर उसे हटाया भी जा सकता है। लेकिन उससे पूर्व संसद में उसे एक आशय प्रस्ताव पारित करवाना होगा और उसे 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा, तभी आप किसी जज को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड कंप्लीट हुआ। अभी देखिए इसमें और पॉइंट भी है। तीसरा चौथा पॉइंट है पर्याप्त वेतन एवं भत्ता। यानी कि न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ यानी कि आर्थिक रूप से काफी अच्छा बनाया गया है, काफी अच्छा पैसा दिया जाता था, उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता है, साथ ही साथ एक मुफ्त आवास यानी कि एक फ्री का जो घर है वो दिलाया जाता है जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और जब हो जाते हैं यानी कि जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तब उन्हें रिटायरमेंट के बाद काफी पेंशन भी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत करने पर प्रतिबंध। यानी कि ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जज है जब वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद वो किसी भी क्षेत्र में वकालत की उसको करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, सबसे लास्ट 6 कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान, सॉरी कार्य प्रणाली। ठीक है, कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधान कैसा कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र बनाए रखने के लिए उसके जो नियम है उसके जो कार्य हैं उसे नियम बनाने का अधिकार स्वयं दिया गया। बस शर्त एक है कि जो नियम बने जाएंगे उसमें संसद और राष्ट्रपति का अनुमोदन यानी कि संसद और राष्ट्रपति की जो सलाह है वो होनी आवश्यक है। ठीक है, तो एक न्यायाधीश का जो पद है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो कैसे कैसे होगी, योग्यता के आधार पे, न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान के आधार पे, पद की सुरक्षा के आधार पे, पर्याप्त वेतन एवं भत्ता, सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत करने पर प्रतिबंध और कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधान। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब समझिए इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने योग्यता शायद नहीं लिखा है, हाँ योग्यता मैंने लिखा नहीं है, तो योग्यता को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि जो है आपको लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपको जो कानून है उनकी पूरा नॉलेज होना चाहिए।
फिर सेकंड लिख देंगे रिविजन्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ द पोस्ट, देन एडिकेट सैलरी एंड अलाउंसेस, prohibition on practicing law after retirement, provisions regarding functioning। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इनका वर्णन इजीली कर पाएंगे। समझ में आ गया आप सभी को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखिए दो क्वेश्चन है, एक तो है कि न्यायिक सक्रियता होती क्या है, इसके परिणाम क्या थे ये समझाइए, और एक क्वेश्चन पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षण माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। ये अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे उत्तर लिखेंगे। तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता होती है इसका मुख्य साधन है जनहित याचिका, यानी कि जो अपील होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के उल्लंघन होने पर, यानी कि अपने अधिकार के उल्लंघन होने पर किसी भी वाद विवाद में फंसने पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है और अपनी अपील को दायर करवाता है तो इसी को कहते हैं जनहित याचिका। ठीक है, न्यायिक सक्रियता जो है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसे मौलिक अधिकारों के विषय को क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है। जैसे कि 1979 से 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीश को उन मामलों में रुचि दिखाई जहां पर समाज के कुछ वर्गों तक अदालत की सेवाएं नहीं पहुंच सकती थी। यानी कि 1979 से 1980 तक इस एक साल के बाद, एक साल के अंदर जो न्यायपालिका थी उसने ऐसे मामले, ठीक है, जो मतलब कि न्याय जो था वो समाज के गरीब लोगों तक और जो अगले पिछले जाति के लोग हैं उन तक सेवाएं नहीं पहुंच पाती थी, तो उन लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए काफी कदम इसने उठाए थे न्यायपालिका ने। कब? 1979 से 80 तक न्यायपालिका ने न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने के लिए और उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए एक सक्रिय भागीदार बना दिया था तथा एक के पश्चात एक विषय पर अपने निर्णय देने लगे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यायिक सक्रियता है क्या। अब इसके समझिए दुष्परिणाम, यानी कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला है कि जो न्यायपालिका है उसका कार्यभार, यानी कि उसको और कार्य मिलने लगे, तो इसकी वजह से उसका जो कार्य था वो और बढ़ गया। उसके बाद न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो कार्य थे उनमें अंतर करना मुश्किल हो गया। यानी कि सिंपल सा देखिए क्या मतलब है कि जो कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका, इनको जो कार्य होते हैं उनमें अंतर करना मुश्किल हो गया क्योंकि कार्य उनको अधिक मिलने लगे। जैसे कि अब मान लीजिए वायु और ध्वनि प्रदूषण को दूर करना है, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना है, तो ये दोनों कार्य किसके हैं? विधायिका या फिर कार्यपालिका के। लेकिन ये कार्य जो है वो न्यायपालिका भी कर रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों के काम में अंतर करना मुश्किल हो गया था। एक सिद्धांत होता है कि जो सरकार है वो सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों का और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करेगा, ये एक सिद्धांत है। तो न्यायिक सक्रियता की वजह से जब हमें अपने एक दूसरे के कार्य ही पता नहीं है तो ये सिद्धांत कहाँ रह जाएगा। तो एक तरह से ये सिद्धांत जो था कि सरकार के प्रत्येक अंग को एक दूसरे के शक्तियों को, एक दूसरे क्षेत्राधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ये सिद्धांत जो था वो बाधित हुआ था। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता के क्या क्या नकारात्मक पहलू निकले ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब समझिए यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय जो था इसे मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। कैसे? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस मान्यता पर जोर देता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा मात्र नहीं है, अपितु उसकी समस्त नैसर्गिक शक्तियां भी हैं। यानी कि उसको जीवन जीने योग्य जो कुछ शक्तियां हैं, जो उसके अधिकार है वो मिलने चाहिए, तो ये उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुत सारे रिट जारी करती है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा। जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज में जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी गई। यानी कि जो न्यायपालिका थी उसने क्या किया कि न्याय को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो भी जन सेवा से भरे जो नागरिक थे, ठीक है, सामाजिक जितने भी गठबंधन थे, जो वकील थे, उन लोगों से कहा कि भाई आप जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी याचिकाओं को दायर करो और हम उन पर मुकदमा उनकी जो मुकदमा है उस पर एक्शन लेंगे और उन्हें न्याय दिलवाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें सम्मिलित हैं, जैसे कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति, आय,
शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया। यानी कि देखिए क्या हुआ कि जब याचिकाएं दायर की जाने लगी तो याचिकाओं में एक चीज कही गई थी कि जो भी चुनाव से संबंधित जानकारी है वो हमें मिलनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके प्रत्याशी, मतलब जो इतने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले, उनकी क्या संपत्ति है, वो कहाँ से कितना कमाते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, और जो शपथ पत्र हैं इन सभी को देने का आदेश जनता को किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने, ताकि जो लोग हैं उन्हें अपने प्रत्याशी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और सही सही, ताकि वो अपना जो एक नेता है देश के लिए वो सही से चुन सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया इस तरह से। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि जो एक्टिविज्म है वो है क्या, उसके बाद एक्टिविज्म के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जुडिशरी पे वो क्या क्या पड़े हैं, देन लास्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें आप ये सारे के सारे 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में पूछा गया है बच्चों हमसे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर इसी को अलग तरीके से पूछा जाएगा तो कहेगा कि सामूहिकता का जो सिद्धांत है, सामूहिकता का सिद्धांत, इसका वर्णन कीजिए। और एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें, न्यायिक पुनरावलोकन का है, क्या होता है। तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, या फिर सामूहिकता का सिद्धांत ये क्या है। तो देखो भाई, आंसर लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को हमेशा जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो चुना जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और उसे राष्ट्रपति से कहेगा कि इसमें से नियुक्त करो। यानी कि देखिए, अभी जो ये एक बंदा है जिसकी एज 65 अराउंड, मुझे जहां तक लगता है 65 वर्ष की है आयु, ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताइएगा। जो 65 या जो भी ईयर है, ठीक है, जब वो रिटायरमेंट होने वाला है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, क्या होने वाला है? रिटायर। तो जब वो रिटायर होने वाला है तो वो खुद और कुछ अन्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उनसे कहता है कि अब हमें एक नए न्यायाधीश की जरूरत चाहिए, तो हम नाम प्रस्तावित करते हैं और राष्ट्रपति को दे देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही राष्ट्रपति जो है वो तय करता है, ताकि जो न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों ही बना रहे। न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से एक न्यायपालिका को पूरा का पूरा यहाँ पे ढांचा बनाने के लिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये अहम अपनी अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। मुख्य न्यायाधीश, अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो इसी को हम कह देते हैं सामूहिकता का सिद्धांत। सिंपल सा, ठीक है। तो क्या है सामूहिकता का सिद्धांत, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो देखो, न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा अर्थ ये है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पूर्ण जांच करना, यानी कि जीरो से एंड तक किसी भी काम की जो उसने फैसला सुना दिया उसकी दोबारा से जांच। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है, यानी कि कानून जो है उसके अनुसार संविधान में क्या क्या उसमें बातें कहेंगे उसको जांच देख सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जो विधायिका है उसके द्वारा कोई कानून जो वो पारित कर दिया गया, ठीक है, अगर न्यायपालिका को ये लगता है कि ये संवैधानिकता के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करके उसे खत्म भी कर सकते हैं। मूल अधिकारों के विपरीत, यानी कि ऐसा कोई भी अधिकार जो मूल अधिकार के विपरीत है तो उन अधिकारों को, जो अधिकार है उनके कानून को निरस्त कर सकते हैं। जैसे कि जेल के अंदर पुलिस के द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, ये गलत है। पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, ये भी गलत है। बच्चों का यौन शोषण करना, ये भी गलत है। अब संघीय संबंधी, यानी कि केंद्र और राज्य संबंधी ऐसे जो मामले होते हैं, ये इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है उसका उपयोग करता है, और उसका उपयोग करके विधायिका के द्वारा जो पारित कानून है और जो संविधान है उसकी व्याख्या करती है। तो इस तरह से जो न्यायपालिका है वो प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा कर सकती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रभावी ढंग से जो न्यायपालिका है वो संविधान की रक्षा कैसे करती है।
तो आप सेम चीज न्यायिक पुनरावलोकन को उठाकर ही उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब इसको समझिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, या फिर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कैसे होती है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविटी, देन जुडिशियल रिव्यू क्या है उसके बारे में आप लिख देंगे। अब आता है सबसे आखिरी हमारा प्रश्न। ठीक है, और ये एक तरह से कह सकते हैं इसमें दो दो तीन तीन मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे। न्यायपालिका और संसद के बीच वाद विवाद के क्या मुद्दे हैं। केशवानंद भारती 1973 का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिए थे उनको हमें समझाना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से निर्णय लिए थे। देखो, जो केशवानंद भारती मामला था ये आया तो था 1972 में, लेकिन जब इसका फैसला आया था तो फैसला इसका 1973 में आया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद के मुद्दे क्या है, और उन मुद्दों में एक मुद्दा है संपत्ति के अधिकार का, उसे भी समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि निजी संपत्ति के अधिकार, इसका दायरा क्या होगा, इसको लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद है। मौलिक अधिकारों को संसद कितना सीमित कर सकती है, कितना प्रतिबंधित कर सकती है और किसे समाप्त कर सकती है, तो इसको लेकर संसद की क्या शक्ति है, उसका क्या दायरा है, इसको लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद है। संसद के द्वारा संविधान जो है वो, मतलब जो संविधान में संशोधन किस हद तक संसद कर सकती है, इसको लेकर वाद विवाद है। क्या संसद नीति निर्देशकों तत्वों को लागू करने के लिए कोई ऐसा कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। तो ये चार बातें हैं जिसको लेकर क्या है, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं विवाद है। तो अब संपत्ति के ऊपर जो संसद है और जो न्यायालय है, इसके विवाद को हम समझते हैं, इसकी बातों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसद का। तो संसद कहती है कि संपत्ति रखने का अधिकार जो है, हम उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं ताकि भूमि सुधार जैसे जो कानून है उनको लागू किया जा सके। लेकिन न्यायालय क्या कहती है, न्यायालय कहती है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन के द्वारा भी उन्हें सीमित नहीं कर सकती है। चाहे आप संविधान में संशोधन करो, चाहे मौलिक अधिकार में संशोधन करो, लेकिन आप मौलिक अधिकारों के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है केशवानंद भारती मामला 1973। तो इसमें क्या क्या आया, इसमें जो न्यायपालिका थी उसने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा है, ठीक है, और कोई भी संसद के साथ कोई भी, हालांकि संसद को भी संविधान में संशोधन करने की वो शक्ति है, तो संसद इस संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और संविधान संशोधन के द्वारा भी इस मूल ढांचे को आप बिल्कुल बदल नहीं सकते। ठीक है, फिर बात है संपत्ति के अधिकार की। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर जो प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है। तो फिर उसे क्या किया था कि मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर कहां ले गए थे इसको, कानूनी अधिकार में। ठीक है, तकरीबन 350 अनुच्छेद के बाहर ले गए थे, यानी कि मैं एग्जैक्ट अनुच्छेद नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन जो अनुच्छेद था वो अराउंड 350-60 के आसपास का था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि संपत्ति का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, वो अराउंड 300A में दिया गया है। ठीक है, इसमें है 300A में, जहां तक मुझे याद है। न्यायपालिका ने ये निर्णय लिया और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे अपने पास रखा कि ये मूल ढांचे का कोई हिस्सा नहीं है, तो अपने पास रख लिया। ये निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम निर्णय रहा। 1979 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में ले गए, लगभग 300A में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया न्यायपालिका संसद के बीच विवाद के क्या मुद्दे थे और जो केशवानंद भारती मामला था इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे। उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, डिस्क्राइब द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती 1973 केस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द फॉलोइंग आर द इश्यू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। तो ये चार हैं, ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पे डिस्प्यूट है एक तरह से, इश्यू है, ठीक है, राइट्स टू प्रॉपर्टी, इसके ऊपर पार्लियामेंट क्या कहती है, कोर्ट क्या कहती है। देन फॉलोइंग इज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती 1973। तो क्या क्या यहाँ पे जो निर्णय लिए गए थे वो समझाना है, तो इस से आप समझ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो द वीडियो हैज बीन एंडेड। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोस आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।